हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू की बुराई करने वाले रिश्तेदारों को सास ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेलगाड़ी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी तो सबने चैन की सांस ली। कितने वर्षों बाद चारों परिवार कहीं ऐसे घूमने जा रहे थे। शीला जी बोली, अब जब हम सबने अपने बच्चे ब्याह दिए और जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो गंगा स्नान तो बनता ही था। शीला जी घर की बड़ी बहू थी और अपनी छोटी देवरानी सविता और दोनों ननद आशा विभा के साथ हरिद्वार जा रही थी। साथ में सबके पति भी शामिल थे। शीला जी ने मन्नत मांगी हुई थी कि जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो वह सभी घर के बड़ों के साथ हरिद्वार गंगा स्नान करेगी। बस उसी मन्नत को पूरा करने जा रही थी। बड़े तो अब रहे नहीं थे। शीला जी घर की बड़ी बहू होने के कारण सारे रिश्तों को संभालते आई थी। छोटी देवरानी सविता ने भी सारे परिवार को बखूबी संभाला था, परंतु नाम हमेशा शीला जी का ही होता था। और बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद अब दोनों भाई एक ही शहर में अलग अलग रहते थे, परंतु फिर भी इतना प्यार बना हुआ था कि सब साथ तीज त्योहार मनाते थे। सबसे छोटी बहन ननद विभा ने अभी हाल ही में अपनी छोटी बेटी का विवाह किया था और सबने गंगा स्नान का कार्यक्रम बना लिया था। दोनों भाई भी अपने दोनों जीजा के साथ गपशप में शामिल हुए और इधर औरतें की भी बातों का पिटारा धीरे धीरे खुलने लगा। हर बार की तरह शीला जी ने बोलना शुरू किया, मेरी बहू राधिका तो बहुत अच्छी है, देखो सबके लिए कितना कुछ बनाकर दिया है, पूरी आलू सब्जी और ना जाने क्या क्या। भाभी आपने तो मोती दान किए हैं। ननद आशा हर बार की तरह शीला जी की चापलूसी करते हुए बोली। सविता समझ गई थी कि बातों का रुख किस ओर जाने वाला है, परंतु बोली कुछ नहीं, चुप रही। फालतू में जवाब देना उसकी आदत नहीं थी। शायद यही कारण था कि वह आज तक अपना स्थान परिवार में शीला जी जैसा मजबूत नहीं बना पाई थी। जहां शीला जी हर समय हर बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाती थी, वही सविता उनसे अलग स्वभाव की थी। अभी रेलगाड़ी को चले कुछ ही समय हुआ था कि सबको भूख लग आई। वैसे भी सफ़र में सभी को अक्सर भूख अधिक लगती है और शीला जी ने अपना खाने का डिब्बा खोलते हुए सबको परोसना शुरू किया। सब लोग कुछ ना कुछ बनाकर लाए थे। अचानक शीला जी ने बोला, सविता तुम्हारी बहू ने क्या बनाकर दिया, जरा चखाना। हमें तो आज तक तुम्हारी बहू के हाथ की बस एक चाय ही नसीब हुई है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी पावनी को दफ्तर जाना होता है और आज उसकी कोई ज़रूरी प्रेजेंटेशन थी तो उसने कुछ बनाया नहीं, मगर सफ़र के हिसाब से सूखा सामान काफ़ी दिया है। पर मैं आपके मनपसंद भरवा करेले लाई हूँ। कहते हुए वह अपना लिफाफा खोलने लगी तो शीला जी टोकते हुए बोली, रहने दे, यह बाजार की बनी चीज़ें हमें नहीं पचती। हम तो घर का बना खाना खाते हैं जो हमारी बहू ने सुबह सुबह उठकर बनाकर दिया। हाँ जी भाभी, यह बात तो है आपकी। राधिका है बड़ी कुशल, हर काम मिनटों में कर देती है। आशा बोली, बुरा न मानो छोटी, मगर तुम्हारी बहू पावनी के विवाह को 1 बरस होने को आया, मगर घर का काम उसे कुछ नहीं आता। यह तो हमने विवाह के घर में भी देख लिया। बड़ी चालाकी से सविता के बहू पावनी के विषय को बीच में आखिर शीला जी ले ही आई। विभा की बेटी के विवाह में भी इस बात को लेकर 2-3 बार शीला भाभी जुमला कस चुकी थी और सविता को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरी बहू देख हर काम में निपुण है, यह सब तो तुमने देख लिया होगा, और ये सब ना सास पर निर्भर करता है। शीला इतराते हुए बोली। सविता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी ऐसा नहीं है, वैसे छोटा मुँह है बड़ी बात होगी, इसीलिए जाने दीजिए। क्यों जाने दे छोटी भाभी, आज तो आप बताइए कि क्या छोटा मुँह है बड़ी बात होगी। आशा आग में घी डालने का काम करने लगी। हर बार की तरह दोनों भाभी की बहस कराने में उसे बहुत मज़ा जो आता था।
परंतु आज सविता को भी लगा कि शीला जी को आईना दिखाई देना चाहिए। भाभी, सिर्फ रसोई का काम करना ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, मेरी बहू को रसोई का काम नहीं आता, परंतु उसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये सब आता है। याद है ना, आपकी बहू राधिका काम तो बहुत अच्छा करती है, परंतु जब भी जाओ किसी से सीधे मुँह बात नहीं करती। चाय की ट्रे रखकर सीधा अपने कमरे में, मानो मेहमान सिर्फ चाय पीने आया। और मेरी पावनी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद बच्चों से लेकर बड़ों सबका सम्मान करती है। सिर्फ खाना बनाकर रसोई से मेज पर सजा देना और खुद जाकर कमरे में लेट जाना, इसको संस्कार नहीं कहते। माना मेरे घर में मदद करने के लिए खाना बनाने की आया रखी है, परंतु मेरी बहू खुद अपने हाथों से प्यार और अपनेपन से परोसती है। उसके पीछे भी एक कारण है। एक तो वह खुद कामकाजी है और उसे खाना पकाने का शौक नहीं है, परंतु रिश्तों में प्यार की मिठास घोलना उसको बखूबी आता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि खाना हमने बनाया है या नौकर ने, लेकिन खाना किस नीयत से परोसा जा रहा है उसका फ़र्क पड़ता है। सविता जी से कहा शीला जी हार मानने वाली थी, बीच में बोली, अरे वह तो जो खाना बनाते हैं तो इंसान काम की वजह से थक जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी मेरी बहू जाकर गुस्सा हो जाती है या किसी से बात नहीं करती, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। शीला जी की बात काटते हुए अब बारी ननद विभा के बोलने की थी। झट बोली, बड़ी भाभी ये तो आप रहने दो, हमने भी देखा था विवाह की रस्मों में बड़ी बहू नदारद थी और जरा सा कुछ कहते थे तो वह मुंह फुला लेती थी। याद है ना, औरतों की मिलनी के समय जब सबने कहा था कि छोटी बहू पावनी की मिलनी करा देते हैं क्योंकि उसके बाद तो घर में कोई विवाह नहीं है, तो कैसे गुस्सा होकर राधिका चली गई थी और कितना समय लग गया था उसको मनाने के लिए, और पावनी ने झट से अपना अधिकार राधिका को दे दिया था। ये बात तो सच है कि व्यवहार में तो पावनी ही ज़्यादा कुशल है। बात जब शीला जी की बहू पर आई तो उन्होंने बात का टॉपिक ही बदल दिया और बात वहीं ख़त्म हो गई। वैसे भी सविता सिर्फ एक बार अपनी बहू की बात कान से निकालना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सभी घर के सदस्य या रिश्तेदार उसकी बहू को गलत समझे, जबकि उसको पता था कि उसकी बहू हीरा है हीरा, और वह काम करने के लिए अपनी बहू को ब्याह के नहीं लाई है। 2 ही घंटे बाद सभी को खट्टी डकार आने शुरू हो गए, कारण इस उम्र में पूरी भाजी या तला हुआ खाना पछता कहाँ है। बस बड़े भैया ने तो रेलगाड़ी में ही सैर करनी शुरू कर दी। इतने में सविता ने अपना लिफाफा खोलकर कहा, ये लीजिए भैया, आप ये हींग गोली खा लो, इससे पेट को आराम मिलेगा। और फिर क्या था, सविता जी के रेडीमेड पावनी के द्वारा भेजी गई चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। किसी को अनारदाना गोली पसंद, रेडीमेड चीज़ें खुलती पे खुलती चली गई। उसने रास्ते की कठिनाई और सफ़र को देखते हुए ही हर चीज़ का ध्यान रखा था। जहां पाचन की गोलियां दी थी वहीं कुछ सूखे मिष्ठान भेजे थे, साथ ही डाइट मिक्सचर भी रखना नहीं भूली थी। कहा था उसने कि सारा तला तला खाकर कुछ दिक्कत होगी तो ही इन्नों के पाउच भी रख दिए थे। अब तो सभी लोग पावनी का ही गुणगान कर रहे थे। इतनी समझदारी से उसने ये सब किया। रात को तो दोबारा पूरी आलू की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि लंबा सफ़र था तो रात भी ट्रेन में ही गुजारनी थी। अब सब पावनी द्वारा भेजे गए हल्के डाइट नमकीन जो पचाने में आसान थे वो खा रहे थे, या कोई गर्म पानी डालकर पैकेट का रेडीमेड उपमा खाता नजर आ रहा था। पावनी ने बड़ी समझदारी से सब चीज़ की पैकिंग की। जहां अपने भारी स्टील के टिफ़िन संभालते हुए शीला जी परेशान हो रही थी, वही सविता जी सबको खिलाने के बाद खाली लिफाफा का फेंककर अपने बोझ को हल्का कर चुकी थी। अब सविता के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह अपनी बहू का पक्ष रखने में कामयाब हुई थी और ये सफ़र बाकी उनके लिए भी यादगार था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू की इज्जत को धूमिल होने नहीं दिया था। दोस्तों, अक्सर हम एक दूसरे की बहुओं में कमियां खोजते रहते हैं और एक दूसरे के कान भरते हैं, जो कि घरों में कलह का कारण होता है। लेकिन यदि हम अपने घर के बाकी सदस्यों की तरह
अपनी बहू को भी घर का सदस्य समझे और उसका पक्ष रखने में कामयाब हो तो दूसरे किसी परिवार या व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपके घर के किसी भी सदस्य को नीचा दिखा सके। और दूसरी बात कि आजकल की रफ्तार भरी जिंदगी में लड़कियों को माना घरेलू काम नहीं आता या कम आता है, पर क्या हम बहू को घर के काम करने के लिए नौकरानी बनाने के लिए लाते हैं? बहू भी घर का एक सदस्य होती है। ऐसी बहू का क्या फ़ायदा जिसे घर का काम तो आता हो परंतु बड़े से प्यार से ना बात कर सके। ऐसी बहू का क्या फ़ायदा जो किसी के आने पर कुछ ना हो सके। तो आइए आज से अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करते हैं। बहू को काम आता है या नहीं, उसका स्वभाव मिलनसार अवश्य होना चाहिए और वह तभी हो सकता है जब हम उसे प्यार से अपने घर और दिल में स्थान देंगे। विशेषकर सास, जो कि घर में सबसे अधिक समय बहू के साथ समय बिताती है।